नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन का आज का कार्यक्रम समर्पित है हमारे पशुपालकों को। जी हां, हमारे पशुपालक अपने क्षेत्र में उन्नति के लिए किस तरह के कार्य कर सकते हैं, हमारी सरकार द्वारा उनके सहयोग के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, ये तमाम जानकारियां आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह रहेंगे हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करें हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से और जानें कि पशुपालन के क्षेत्र में क्या कुछ नई गतिविधियां हो रही हैं। हमारे देश में किसान भाइयों बहनों, घर के पिछले हिस्से में मुर्गी पालन का हमेशा से ही रिवाज रहा है। एक तो इससे हमारे किसानों को या फिर कहें कि हमारे पशुपालक को पोषण की आपूर्ति होती है, साथ ही साथ अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। ऐसे में बता दें आपको, इसके लिए गिनी मुर्गी पालन करना बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो किस तरह से आप इसे अपना सकते हैं, किस तरह से इससे आप लाभ ले सकते हैं, आइए जानते हैं। गिनी मुर्गे को टिटारी और चित्रा के नाम से भी जाना जाता है। अंडे और मांस के लिए ये कम लागत वाली प्रजाति है। कमाल की बात तो ये है कि ये प्रजाति भारत की अलग अलग कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल है। अगर आप घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन करते हैं तो ये किस्म आपके लिए एकदम सही है। गिनी मुर्गे स्वाद और पोषण से भरपूर होते हैं। इनका मांस विटामिन से युक्त और कम कोलेस्ट्रॉल वाला होता है, यानी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। कीट नियंत्रण में मददगार होने के साथ साथ ये फसलों के लिए बेहतरीन खाद भी प्रदान करते हैं। एक मुर्गी मार्च से सितंबर के बीच औसतन 90 से 110 अंडे देती है। सर्दियों में प्रजनन समस्या की वजह से अंडा उत्पादन पर असर पड़ता है। बरेली के इज्जत नगर में स्थित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ने नवंबर से फरवरी के दौरान प्रजनन से निपटने के लिए कई प्रयोग किए। 2016 से 2021 तक हुए 4 प्रयोगों का उद्देश्य पहले अंडे में आयु को कम करना था, ताकि अंडा उत्पादन में सुधार हो सके। संस्थान ने मौसमी समस्याओं से निपटने के लिए विशेष आहार निर्माण और फोटो पीरियड का पता लगाने की भी कोशिश की। इस आहार में प्रोटीन, विटामिन ई और सेलेनियम के अलग अलग स्तरों के अलावा प्रकाश प्रबंधन की योजना बनाई गई। प्रयोग के दौरान 14 सप्ताह की आयु वाले पक्षियों को एक कमरे में पिंजरों में रखा गया और 3 सप्ताह के लिए अनुकूलित किया गया। उसके बाद बढ़ी हुई फोटो पीरियड अनुसूची और आहार व्यवस्था शुरू की गई। इस बीच 18 घंटे का फोटो पीरियड प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश के माध्यम से दिया गया था। औसत प्रकाश तीव्रता के साथ एक दूसरे से 3 फुट की दूरी पर 60 वॉट के बल्बों का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। खुराक में मक्का, सोयाबीन, मछली का भोजन, सीप का खोल, चूना पत्थर और डीसीपी के साथ साथ नमक, डीएल मेथियोनिन, टीएम प्रीमिक्स, विटामिन प्रीमिक्स, बी कॉम्प्लेक्स और कोलिन शामिल थे। इनके अलावा क्लोराइड, टॉक्सिन बाइंडर, विटामिन ई और सेलेनियम इस्तेमाल किए जाने वाली आहार सामग्री भी सम्मिलित रही। परिणामों से संकेत मिलता है कि 20% आहार प्रोटीन, विटामिन ई और एसी के साथ 18 घंटे के फोटो पीरियड ने प्रजनन हार्मोन को सक्रिय किया और सर्दियों के महीनों में अंडे का उत्पादन हुआ। उत्पादन लगभग 21 सप्ताह की उम्र में शुरू हुआ और पहला अंडा 36 सप्ताह की तुलना में 15 सप्ताह तक कम पाया गया। मुर्गी के अंडे का उत्पादन सर्दियों में 53% से 56% था, जबकि वार्षिक अंडा उत्पादन 180 से 200 रहा। प्रजनन क्षमता और हैचबिलिटी भी सर्दियों के महीनों में अच्छी पाई गई। अब कार्यक्रम में वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। वर्तमान समय में हमारे पशुपालक किस तरह के प्रबंधन कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं और नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। एचएस एवं बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डिवॉर्मिंग कर देनी चाहिए, ताकि टीका प्रभावी हो सके। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसलिए पशु के लिए अलग से शेड का निर्माण करना चाहिए तथा अधिक से अधिक स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन पिलाएं। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें।
पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। कृषि दर्शन कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर नजर डालने का। हमारे देश में परंपरागत फसलों की खेती तो हमारे किसान करते ही आए हैं, लेकिन अब बदलाव आ रहा है खेती की प्रणाली में। हमारे किसान फल फूल सब्जियों की खेती से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ पशुपालन को भी अपना रहे हैं और इससे सफलता हासिल कर रहे हैं। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही सफल महिला किसान से। इनका नाम है ललिता रेड्डी सिपाहीपेटा। इन्होंने परंपरागत फसलों की खेती के साथ साथ, बता दें आपको, अन्य फसलों की खेती को अपनाया और साथ ही मधुमक्खी पालन को भी अपनाकर सफलता हासिल की है। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी सफलता की गाथा। ललिता रेड्डी पश्चिम गोदावरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक महिला किसान है। इनके पास 15 एकड़ जमीन है जिस पर ये धान, मक्का और दलहनी फसलों की खेती करती हैं। परंपरागत कृषि के अलावा ललिता रेड्डी मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और डेयरी फार्मिंग भी करती हैं। ये काजू की खेती और आम की बागवानी भी करती हैं। ललिता रेड्डी को शुरुआत से मधुमक्खी पालन में भी रुचि थी, जिसकी अधिक जानकारी के लिए उन्होंने वर्ष 2016 के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र वेंकटरमन गुडेन द्वारा आयोजित मधुमक्खी पालन कार्यशाला में प्रशिक्षण लिया। इनका मानना है कि परंपरागत कृषि के अलावा मधुमक्खी पालन से अच्छी आय हासिल की जा सकती है। अनुकूल परिस्थितियों में ये आय पैदा करने वाला व्यवसाय है, लेकिन शहद प्रसंस्करण इकाई पर ज्ञान की कमी के कारण बाजार में इसकी बिक्री और विपणन अभी भी कोई चुनौती से कम नहीं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ललिता रेड्डी ने कृषि विज्ञान केंद्र वेंकटरमन गुडेन के माध्यम से वर्ष 2015-2016 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की वित्तीय सहायता के साथ मधुमक्खी पालन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया, ताकि वो मधुमक्खी पालन से संबंधित सभी जानकारियों से अवगत हो सके। इसके फलस्वरूप शहद से जुड़ी उत्पादों के विषय में जानकारियाँ मिली। व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने के बाद ललिता रेड्डी ने मधुमक्खी पालन को व्यवसाय के रूप में चुना। शुरुआत में इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से अपने ही खेत में मधुमक्खी के छत्तों की 8 इकाइयाँ लगाई। तेजी से विकास और जल्द सफलता ने इन्हें क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। फिलहाल इनके पास 16 मधुमक्खी के बक्से हैं, जिससे प्रति माह लगभग 30 किलोग्राम शहद की प्राप्ति होती है। ललिता रेड्डी बाजार में 300 रुपए किलो की दर से शहद बेचती हैं। इनकी मासिक आय 10,500 रुपए है। 16 मधुमक्खी के बक्सों से ये सालाना 1,18,400 रुपए कमा लेती हैं। इन्हीं कारणों से गोदावरी जिले में मधुमक्खी पालन पर एफपीओ में ये अग्रणी महिला किसान हैं। वर्ष 2018 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान मंत्रालय और प्रौद्योगिकी, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय चावल रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस द्वारा आयोजित धान उत्पादन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूरे भारत से 43 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिनमें से केवल 8 महिला किसानों का चयन हुआ था। उनमें से एक ललिता रेड्डी भी थी। प्रशिक्षणों के जरिए इन्होंने धान उत्पादन के कई गुण समझे और अपनी खेती में इस्तेमाल भी किए हैं। परंपरागत खेती के अलावा कृषि में कुछ अलग कर पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में नई नई फसलों की जानकारी का होना और उससे संबंधित प्रशिक्षण लेकर सफल खेती करना
किसी भी प्रगतिशील किसान के लिए सफल होना कहलाता है। ललिता रेड्डी भी उन महिला किसानों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से परंपरागत कृषि के अलावा अन्य फसलों की खेती कर सफलता हासिल की है। इनकी सफलता अन्य प्रगतिशील किसानों के लिए एक प्रोत्साहन का जरिया बनी है। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर। हमारे देश में जितने भी हमारे पशुपालक डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके पास उन्नत नस्ल के गाय और भैंस उपलब्ध होते हैं, लेकिन समय समय पर उनका ये भी प्रयास रहता है कि दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाएं। किस तरह से वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, अपने पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं, जानने के लिए आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। डेयरी किसान अक्सर अधिक मात्रा में दूध को प्राप्त करने के लिए बेहतरीन किस्म की नस्ल वाली गाय या भैंस का चुनाव करते हैं। गाय और भैंस को खाने के लिए सभी किसान अच्छा चारा भी खिलाते हैं। इसके बावजूद भी कुछ पशु कम दूध देते हैं। इसका मुख्य कारण पशुओं की परेशानी किसान द्वारा नहीं समझ पाना है। कई छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो डेयरी पशुओं की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। जब गायों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो लंबे सफर के कारण गाय थक जाती है और उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। साथ ही थनैला संक्रमण के कारण भी दूध के उत्पादन में कमी आती है। इसके अलावा भी कई कारण हैं गाय द्वारा दूध कम देने के। पशुओं के दूध कम देने के कारण विषैले पौधे या खरपतवार खाने से गायों की शुष्क पदार्थ ग्रहता कम हो जाती है, जिससे दूध में कमी आती है। गाय के आहार में गैर प्रोटीन नाइट्रोजन अथवा यूरिया की अत्यधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में वसा, स्टार्च आदि खिलाने से रुमेन की क्रियाशीलता एवं उपपाच्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। गायों का पूरा दूध ना निकाला जाए तो इनके दुग्धकाल की अवधि कम हो सकती है। पशुओं का रखें विशेष ध्यान। पशुओं को घर में रखना मजबूरी है तो उन्हें यथासंभव आराम देना भी बहुत जरूरी है। पशुओं को बैठने और लेटने हेतु पर्याप्त जगह तो मिलनी ही चाहिए। कम स्थान पर अधिक पशु रखे जाएंगे तो उनमें संघर्ष होना तय है। पशुओं के आपस में लड़ने से उन्हें चोट लग सकती है तथा ये तनावग्रस्त भी हो सकते हैं। पशुओं को बैठने और आराम करने की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। इसके अलावा जगह सूखी भी हो, अन्यथा इन्हें चर्म रोग हो सकता है। एक गाय दिन में लगभग 12 घंटे आराम से बैठना पसंद करती है, इसलिए बैठते या उठते समय गाय को कोई कष्ट ना हो। आजकल अधिकतर डेयरियों में पक्के फर्श बनाए जाते हैं जिस पर बैठने पर गाय को तकलीफ महसूस नहीं होती। कुछ गायों में आनुवांशिक कारणों से भी दुग्ध उत्पादन में कमी आ सकती है। ऐसी अवस्था में बेहतर आनुवांशिक गुणों वाली चयनित गायों को ही डेयरी में स्थान देना चाहिए ताकि किसानों को अधिकाधिक दूध उत्पादन मिल सके। अतः हमें अपनी गायों एवं अन्य दुधारू पशुओं की जरूरतों को पूरा ध्यान देना चाहिए। एक बात सदैव याद रखें
कि स्वस्थ एवं प्रसन्न गायों से ही मिलने वाले दूध की मात्रा एवं गुणवत्ता तनावग्रस्त गायों के दूध से कहीं अधिक अच्छी होती है। किसान भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है। सुधार हो रहा है परिस्थितियों में, लेकिन अभी भी सावधानियां बरतने की बेहद जरूरत है। साथ ही साथ मानसून भी दस्तक दे चुका है। ऐसे में आईसीआर द्वारा हमारे पशुपालकों के लिए किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, आइए दिखाते हैं आपको। बरसात के दौरान पशुओं को कई तरह की बीमारियां लगती है। इसके लिए टीकाकरण होता है। पशु चिकित्सकों ने डोर टू डोर टीकाकरण करने की सलाह दी है। साथ ही पशुपालकों से कहा गया है कि पशुओं को नियमित रूप से खनिज मिश्रण देते रहे। खासकर दुधारू पशुओं के लिए खनिज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रतिदिन होनी चाहिए। देश कोरोना महामारी के संकट से भी जूझ रहा है। सरकार ने पशु, मुर्गियां या फिर उनके लिए दवाएं वगैरह खरीदने की अनुमति दे रखी है। खरीदारी करते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का भी ख्याल रखें। दूध निकालते समय, चारा देते समय या फिर पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह बांधते समय भी साफ सफाई बनाए रखें। कोई भी काम करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते रहे। जहां हरे चारे या सांद्र भोजन की कमी दिखाई दे रही है, वहां किसान गेहूं, मक्का, गेहूं की भूसी, सरसों की खली और नमक का इस्तेमाल करते हुए घर पर ही चारा तैयार कर सकते हैं। पशु बांधने की जगह के फर्श को फिनाइल से साफ करते रहे। तबेले को संक्रमण मुक्त करने के लिए रखें। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी पीने और चारे वाली नान को भी संक्रमण से बचाने के लिए कली का लेप कर ले। किसी भी रसायन का छिड़काव पशु के शरीर पर, उसके चारे पर या दूसरे भोजन पर ना करे। ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु ज्यादा देर तक भूखा प्यासा ना रहे। इससे पशु कुपोषण का शिकार हो सकता है। जिन किसानों के पास स्मार्टफोन है, वो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। ये भारत सरकार का ऐप है जो कोविड-19 की निगरानी रखता है और लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहता है। पशुपालन के क्षेत्र में और ज्यादा विकास हो सके, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है और प्रतिबद्ध भी है। इसके लिए समय समय पर कई नई योजनाओं की शुरुआत की जाती है। ऐसी ही कुछ योजनाओं के बारे में आइए जानकारी देते हैं आपको। सरकार समुद्री और अंतर्देशीय यानी इनलैंड मछली पालन के एकीकृत, सतत और समावेशी विकास के लिए PMMSY का शुभारंभ करेगी। समुद्री अंतर्देशीय मछली पालन और एक्वाकल्चर से जुड़ी गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपए तथा आधारभूत ढांचा, फिशिंग हार्बर्स, शीत भंडार, बाजार आदि के लिए 9,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत केज कल्चर, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछलियों के साथ नए मछली पकड़ने के जहाज, ट्रेसेबिलिटी यानी पता लगाने, प्रयोगशाला नेटवर्क आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। मछुआरों को बैन पीरियड यानी जिस अवधि में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होती है, सपोर्ट, व्यक्तिगत और नौका बीमा के प्रावधान किए जाएंगे। इससे 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा, 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात दुगना होकर 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच जाएगा। इसमें अंतर्देशीय, हिमालय राज्यों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, खुरपका मुंहपका रोग यानी FMD और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया। ये कार्यक्रम खुरपका मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी यानी कुल 53 करोड़ पशुओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अब तक 1.5 करोड़ गायों और भैंसों को टैग किया गया है और उन्हें टीके लगाए जा चुके हैं। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष, डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश का समर्थन करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा।
विशिष्ट उत्पादों के निर्यात हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। खेती किसानी के क्षेत्र में उन्नति के लिए कई मोबाइल ऐप्स विकसित की गई हैं, जिससे खेती किसानी के क्षेत्र में बदलाव भी आ रहा है, हमारे किसानों को लाभ भी मिल रहा है। ऐसी ही एक ऐप है जो हमारे पशुपालकों के फायदे के लिए बनाई गई है। बता दें आपको, इस ऐप का नाम है बफेलो रिप्रोडक्शन मोबाइल ऐप। किस तरह से ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, आइए जानते हैं। बफेलो रिप्रोडक्शन मोबाइल ऐप एक शैक्षिक मोबाइल ऐप है जिसे ICAR CIRB हिसार द्वारा विकसित किया गया है। भैंस मालिकों के लिए ज्ञान प्रदान करता है और स्नातक पशु चिकित्सकों के लिए एक मार्गदर्शिका भी है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उत्तरों के साथ पूरी सामग्री को 7 अलग-अलग खंडों में विभाजित करके भैंस प्रजनन के विभिन्न क्षेत्रों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। आमतौर पर भैंस में पाई जाने वाली 11 प्रमुख प्रजनन समस्याओं को कवर करने पर विशेष जोर दिया गया है। ऐप वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। संपूर्ण ऐप सामग्री में डाउनलोड सुविधा के साथ ऑडियो बैकअप है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो कई लोग कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और आज हम आपको बताएंगे ट्विटर के बारे में। जी हाँ, ट्विटर में पशुपालन के संबंध में किस तरह की जानकारियां दी गई हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में पशुपालन के संदर्भ में जो भी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। और आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। क्या करना है आपको, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन करिए और आप किसी भी समय कृषि दर्शन कार्यक्रम देख सकते हैं। कृषि जगत और पशुपालन से संबंधित जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता नोट कर लीजिए, हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और आप हम तक अपनी ईमेल्स भी पहुंचा सकते हैं। ईमेल ID है हमारी krishiddarshan@gmail.com। तो बस किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।